चलिए बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 41 पर। देखा जाए इसको। इफ 3/4 क्वांटिटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स इन 2 hours, इट्स हाफ लाइफ वुड बी। ओके, तो सॉल्यूशन नंबर 41। तो बच्चों, हम लोग एक फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 1/2 की पावर n। इस फार्मूले में कौन क्या है ये पहले भी हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे मैं लिख दूँ, वेयर n0 इक्वल्स टू इनिशियल अमाउंट, n इक्वल्स टू रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्मॉल n हाफ लाइफ्स, स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, क्लियर। अब देखो, इसमें हमने मान लिया लेट इनिशियल अमाउंट हमारा 1 था। 1 यूनिट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ सेम यूनिट होगी, कैंसिल हो जाएंगे। n0 इक्वल्स टू 1 है। अब इसने क्या कहा है कि 3/4 क्वांटिटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स, यानी कि 3/4 पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गया, डिके हो गया, खत्म हो गया, खर्च हो गया। तो बचा कितना? 1 माइनस 3/4 करो, यानी कि 1/4 रिमेनिंग हुआ, यही हमारा n हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। n की जगह पे 1/4 इक्वल्स टू 1 इंटू 1/2 की पावर n। यहाँ पे बेस सेम करने हैं, सो n इक्वल्स टू 2 आ गया, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आई? 2 आ गई। अब देखो, अपने को इसने टोटल टाइम दिया है। दूसरा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, कैपिटल T इक्वल्स टू n इंटू टी हाफ। ये फार्मूला भी हम लोग देख चुके हैं। कैपिटल T इज टोटल टाइम, और T हाफ जानते ही हो, हाफ लाइफ, दिस इज हाफ लाइफ, और यही हमसे पूछा गया। तो T हाफ इक्वल्स टू कैपिटल T अपॉन स्मॉल n। कैपिटल T दे रखा है 2 hours और n की वैल्यू भी 2 है, तो यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1 hour। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 42। A sample of rock from moon contains equal number of atoms of uranium and lead. T half यूरेनियम का इतना दिया हुआ है। The age of the rock would be, ओके। देखिए, यूरेनियम 92U 238 जब डिसइंटीग्रेट होता है तो हमको देता है 82 लेड 206। ये एक जनरल इक्वेशन है, बच्चों को पता होनी चाहिए। अब इसने क्या कहा है, मान लिया, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। इसने क्या कहा है? ए सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम मून कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, लेट इनिशियल एटम्स, मान लिया यूरेनियम के हमने 100 लिए थे, तो ये तो 0 होगा इनिशियली, लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर टाइम t, इसने क्या कहा है कि दोनों की ही क्वांटिटी इक्वल नंबर, यानी कि कुछ समय के बाद यूरेनियम और लेड हमको इक्वल नंबर में मिल रहे हैं। तो इक्वल नंबर में कब मिलेंगे? जबकि ये 50 बचे और ये 50 बन जाए। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इनिशियल एटम्स 100 थे, अब कितने बचे? 50 बचे, यानी कि आधे खत्म हो गए। आधे खत्म कब होते हैं? एक हाफ लाइफ में। हाफ लाइफ गिवन है, तो यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ये जो 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स, ये हमारा करेक्ट चॉइस बन जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। A radioactive isotope having a half-life of 3 days was received after 12 days. It was found that there were 3 grams of the isotope in the container. ठीक है,
तो सबसे पहले तो बच्चों ये फार्मूला लगा दो, ठीक है, जिससे भाई टोटल टाइम पीरियड 12 डेज दिया हुआ है और इसने हाफ लाइफ दिया है 3 डेज, तो स्मॉल n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ की वैल्यू पता चल जाएगी। ये 12 है और ये 3 है, इक्वल टू 4 आ गया। अब फार्मूला पता है n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n, यहाँ रखो। अब देखो इसमें इसने क्या कहा है कि हमें एक क्वांटिटी 3 ग्राम दिया हुआ है, 3 ग्राम दिया हुआ, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 3 दिया हुआ, 3 इक्वल टू n0 1/2 की पावर n की वैल्यू 4 निकल चुकी है, यानी कि 3 इक्वल टू n0 अपॉन 16, तो n0 की वैल्यू कितनी आ गई 48 ग्राम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। इफ n0 इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग अनडिकेड एट द एंड ऑफ nth हाफ लाइफ इज, ओके 44। तो इसमें सिंपल फार्मूला ये लगेगा, n इक्वल टू n नॉट लिखना है, चाहो तो ये 0 नीचे लगा दो या फिर ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर देखिए इसने पूछा है हमसे n की वैल्यू पूछी है, n यानी कि रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग, कितने न्यूक्लियाई बचेंगे, जबकि इनिशियल न्यूक्लियाई n नॉट दिया हुआ है, तब रिलेशन पूछा गया। तो n की वैल्यू अपने से पूछी गई है रिमेनिंग, तो ये n नॉट ही रहेगा इंटू 2 की पावर, भाई यहाँ पे देखो 1/2 की पावर n है, तो ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -n हो जाएगा। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम नंबर 45। तो 45th प्रॉब्लम क्या कहती है, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिकेइंग विद T½ इक्वल्स टू 30 डेज ऑन बीइंग सेपरेटेड इनटू 2 फ्रैक्शंस। One of the fractions immediately after separation decays with T½ equals to 2 days. The other fraction immediately after separation would show. Okay. अब यहाँ पे समझो, ये है सॉल्यूशन नंबर 45। टोटल कोई सब्सटेंस, हाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसकी जो टोटल एक्टिविटी होगी या स्पेसिफिक एक्टिविटी, टोटल स्पेसिफिक एक्टिविटी या टोटल एक्टिविटी होगी, वो इन दोनों फ्रैक्शंस की एक्टिविटी का एडिशन होगी, और एक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, यानी कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर? अब यहां पर देखो, ये दो बातें अगर हमको पता है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब इनिशियली हमारे पास था तब उसका हाफ लाइफ था 30 डेज, यानी कि 30 दिन में वो अपने इनिशियल अमाउंट, इनिशियल मास का 50% डिसइंटीग्रेट हो रहा था, 50% रिमेनिंग बच रहा था। उसके बाद फिर जब इसने कहा कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के हमने 2 फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, जिसमें से वन ऑफ द फ्रैक्शन इमीडिएटली आफ्टर सेपरेशन डिकेज विद T½ इक्वल्स टू 2 डेज, यानी कि अब देखो इसका T½ कम हो गया, यानी कि सिर्फ 2 दिनों में इसका 50% मास डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, यानी कि इसकी वजह से हमको यह पता चल रहा है कि मास ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, कम हो गया है। अब मास ऑफ सब्सटेंस कम हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस कम हो गया तो जो दूसरा फ्रैक्शन होगा उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी।
क्योंकि वहां पर दूसरे फ्रैक्शन का जो मास होगा वो कम हो जाएगा। अगर कम हो गया तो एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये मास कम हो गया और ये इंक्रीज हो गई। तो यानी कि अपना ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो इंक्रीजिंग एक्टिविटी, इंक्रीजिंग एक्टिविटी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a radioactive substance has a constant activity of 2000 disintegrations per minute. The material is separated into two fractions, one of which has an initial activity of 1000 disintegrations per minute, while the other fraction decays with T half equals to 24 hours. The total activity in both samples after 48 hours of separation. आसान सी बात है, ये जो पहला रिलेशन है यही काम आएगा। A total equals to A1 प्लस A2। एक फॉर्मूला मैं और दे दूं, ये कहीं काम आ सकता है तुम लोगों के स्पेसिफिक एक्टिविटी इक्वल्स टू एक्टिविटी अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस। मे भी कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो इसका यूज़ आप लोग कर ले जाएंगे, स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस रिलेशन की बात करें कि जो टोटल मिक्सचर की एक्टिविटी होगी वही दोनों फ्रैक्शन की एक्टिविटी का एडिशन के बराबर भी होगी। तो यानी कि यहां पर जो फाइनल एक्टिविटी आपको नजर आएगी, टोटल एक्टिविटी इन बोथ सैंपल्स आफ्टर 48 आवर्स, तो वो तो वही रहेगी ना जो कि इनिशियली थी। टोटल पहले दिया हुआ है, वही तो बाद में भी इसने रिपीट किया है इनडायरेक्टली। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वही जो पहले था। सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन कितना था, 2000 dpm, यानी डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो यानी कि आंसर हम अपना जो होगा वो 2000 dpm ही होगा। तो ये अब हमारे ऑप्शन में डी ऑप्शन है, तो डी इज आवर करेक्ट चॉइस। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 47 पे। 47th प्रॉब्लम देखिए। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज, ओके, तो यहां पे देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से शो करते हो, फार्मूला है अंडर रूट एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। क्लियर। अब यहां पर देखिए h अपॉन 2 पाई या फिर अंडर रूट एल प्लस 1, इसको इससे भी शो करते हैं। ये क्या है, दिस इज हैश, डायरेक्ट h भी बोलते हैं इसको, हैश। तो बच्चों यहां पे l क्या है, व्हाट इज l, l इज सबशेल, यानी कि l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऐसे समझ लो, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये कैसे किससे निकलता है, सबशेल से, टाइप ऑफ सबशेल के अकॉर्डिंग l की वैल्यू रखी जाती है। अब याद होगा सबशेल और l की मैं बात करूं तो s p d f, इसके आगे g और होता है, ठीक है ना, वो हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं हम लोगों को। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे समझ लो। तो अपना जो हम लोग को पढ़ना है वो केवल f तक के पढ़ना है, वो मैंने बता दिया आपको, वो एक अलग बात है। f के लिए पढ़ना है SPDF 0 1 2 3, तो यानी कि 0 किसके लिए है, S सबशेल के लिए है, S सबशेल के लिए 0 है। तो इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में, 2s ऑर्बिटल के लिए, फॉर 2s ऑर्बिटल स्मॉल l की वैल्यू तो 0 है। अब यहाँ पे पुट कर दोगे कैपिटल L इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, तो कुल मिलाकर के आंसर कितना, 0।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना? बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 48। फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, आसान सा है, कैपिटल L इक्वल टू, यही फार्मूला लगेगा ऊपर वाला, डी सबशेल के लिए L की वैल्यू, स्मॉल l की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 रखो, 2 + 1 और ये हैश दे दो, यानी कि √6 हैश। ये अपना आंसर आ गया, यानी कि ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। डायरेक्ट H बोलो या डायरेक्ट H या फिर हैश बोल सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम नंबर 49। 13Al27 is a stable isotope. Okay, 13Al29 is expected to disintegrate by, ठीक है, तो देखो 13Al29 है, ये डिसइंटीग्रेट होकर के कन्वर्ट हो रहा है 13Al27 पर। ये स्टेबल न्यूक्लियाई है भाई, हर कोई अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, तो ये क्यों ना करे, ये भी करेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालें और यहाँ पर भी निकालें, तो कुछ चीज़ें हम लोगों को एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली ये यहाँ पे पहुँचेगा कैसे। तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें 13 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की मैं बात करूँ तो 29 माइनस करके दिखा दूँ 16। यहाँ पे देखो प्रोटॉन 13 है और न्यूट्रॉन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 14 आ गया। ये स्टेबल न्यूक्लियाई है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन के जो नंबर हैं वो इस वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा है। याद है आपको, n/p की वैल्यू अगर 1 हो तो सबसे बढ़िया, वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाएगा। लेकिन अगर 1 से 1.5 है तो भी उसकी स्टेबिलिटी, यानी कि वो स्टेबल न्यूक्लियाई की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन 1.5 से अगर ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है। यहाँ पर देखो, ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है ये अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किसमें? प्रोटॉन में। देखो कैसे होगा, न्यूट्रॉन हमारे पास ज़्यादा है, न्यूट्रॉन को शो करते हैं 0 and 1 से। अब इसे कन्वर्ट होना है 1p1 में, प्रोटॉन में कन्वर्ट होना है, ठीक है, 1p1 में कन्वर्ट होना है। 0 and 1 जाना है 1p1 में, प्रोटॉन में जाना है। क्या किया जाए? अगर हम बीटा एमिशन कर दें, बीटा का मतलब क्या होता है? -1 बीटा 0। तो बच्चों देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ऊपर देखो, यहाँ पे तो 0 ही है, कोई बात नहीं, ये 1 ही रहेगा। यानी कि न्यूट्रॉन को हमने कन्वर्ट किस में कर लिया? प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लिया। न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कम होने लग गई और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने लग गई, जिससे कि जो n/p रेशियो है हमारा वो बैलेंस, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हुआ? बीटा एमिशन। यानी कि यहां पर क्या होगा? बीटा एमिशन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। अब प्रॉब्लम नंबर 50, ये लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, इसको भी देख लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू लाइट बोथ एज वेव मोशन एज वेल एज पार्टिकल? तो ये तो भाई प्लांक ने बता दिया था, E = h/, देखो यहाँ पर मैक्स प्लांक ने बताया था E = h/, या फिर E = hc/λ। क्लियर? तो इस रिलेशन से हमको ये पता चल जा रहा है कि लाइट के दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। क्लियर? यहां पे और क्या क्या चीजें हैं भाई? E एनर्जी है, H प्लांक्स कांस्टेंट, C इज स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेव लेंथ। ओके बच्चों, तो ये रिलेशन हमको बता देता है कि जो हमारे पास लाइट
के पार्टिकल्स हैं, जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। इज इट क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर, किसी और ट्रिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के बच्चों बाय बाय।